बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, आज मैं लाहौर में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सैयद काशिफ़ मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप एक फ़िल्म मेकर हैं। अगर हम फ़िल्मों की बात करें तो आपने तकरीबन 150 फ़िल्में बना चुके हैं। तो इसके अलावा म्यूज़िक के हवाले से हम बात करें तो आपने बहुत सारे म्यूज़िक बच्चों को सिखाई हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और डॉक्यूमेंट्री में भी आप काम करते रहे हैं। तो आज हम म्यूज़िक के हवाले से बात करेंगे, फ़िल्म मेकिंग के हवाले से बात करेंगे, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो जो ज़वाल का शिकार हो रही है और आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उस हवाले से आज हम सैयद काशिफ़ मोहसिन साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? बेहतरीन जी, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया सर। आई एम ऑनर्ड जी, आई एम ऑनर्ड। आप लोग इतने नौजवान और इतने मेहनत से इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है यार, ये आप काम करें ज़बरदस्त। मैंने आपका पहला काम भी देखा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। QB स्टोर्स, जिला का सबसे बड़ा किड स्टोर। फैशनेबल रेंज ऑफ बेबी गारमेंट्स, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin. क्या आप अपने घर की खूबसूरती के लिए एक अच्छे पेंट की तलाश में हैं? तो आइए और हमारा साथ बन जाइए। हम घरों को सजाते हैं रंगों से और साथ निभाते हैं जिंदगी भर का। सुपर लैक पेंट्स, रंगों के शेड्स की वसीतर रेंज के साथ हमारे रंग खूबसूरती और मयार में सबसे आगे। एक बार लगे तो सालों तक चले। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक इंडस्ट्रियल पेंट में सबसे मशहूर नाम सुपर लैक पेंट्स, इसीलिए तो हम कहते हैं रंगों का बादशाह। बिलाल पेंट हाउस, नस्ट टोटल पंप, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 500 851। अफजल पेंट एंड टाइल स्टोर, हर किस्म के पेंट और टाइल का बेहतरीन मरकज। प्रोप्राइटर हाजी अंसर जावेद। राब्ता नंबर 0321775556, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। थैंक यू काशिफ साहब। काशिफ साहब, पहला सवाल मैं अक्सर जो मैं अपने इंटरव्यू में पूछा करता हूँ तालीम के हवाले से, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? अच्छा, ये आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि जी। ठीक है, मैंने एक अच्छे क्रिश्चियन स्कूल से, जब अंग्रेज़ी की तालीम जिसको कहा जाता है, वहाँ से अपनी एजुकेशन शुरू की। जी। बट मेरा हमेशा से ना उस तालीमी निज़ाम से कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। क्योंकि वो ख़ास किस्म के एक लोग प्रोड्यूस करता है। उसको एक ख़ास किस्म के लोग चाहिए जो कि ख़ास किस्म की मेमोराइजेशन पे बेस्ड है, जो अच्छे रट्टे लगा सकता है, जो ख़ास किस्म की चीज़ें कर सकता है, उनके नंबर आते हैं। वो क्या अब आप लाइक कंपैरिजन करके देख लें, जो हमारे उस ज़माने के जो बच्चे थे या जो, क्या वो वाले लोग बने जो सोचते हैं, जो समझते हैं, या उन्होंने तालीम ली और फिर नौकरियों पे लग गए और बस। आप चाहते हैं कि ये जो तालीम है, कॉन्फ्लिक्ट आपका इसके साथ है, तो आप चाहते हैं कि लोग नंबरों के पीछे भागते हैं, लर्न कुछ नहीं करते। देखिए, हमारी एजुकेशन में और जो बाहर की एजुकेशन है उसमें बेसिक फ़र्क ही ये है जी। कि नंबर वन तो वो ये करती है कि सबके लिए एक जैसा नहीं सबको करना, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दे के पैदा किया है, ठीक है ना? तो आप सबके लिए एक जैसा निज़ाम कैसे ला सकते हैं? अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जैसे ये जो IQ है, ये ख़ास किस्म के मैथमेटिशियन ने ये टेस्ट डिज़ाइन किया। अब ये एक आर्टिस्ट के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल।
तो आप कैसे उसको जज करेंगे? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आप एक मछली को इस तरह जज करेंगे कि वो दरख्त पे कितनी तेज़ी से चढ़ सकती है, तो वो भी तो बेचारी सारी उम्र फेल ही होती रहेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो निज़ाम एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तभी हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनली कम्पीट कर सकता है। सर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? देखें, तालीमी पाकिस्तान का एक नंबर वन तो पाकिस्तान में 2-3 किस्म के तालीमी निज़ाम है। एक तो वो है जो बिल्कुल यू नो जैसे हम कहें इसको 3 अगर क्लास में करें कि लोअर, मिडिल एंड अपर, तो एक तो वो तालीम है जो बिल्कुल लोअर क्लास जो ले रही है, ठीक है। उस तालीम का तो क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्कशॉप्स गाँवों में जाके अपनी जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो मैंने की है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है कि जब हम उस्तादों के पास, मैंने लिटरली उन स्कूलों को भी जाके उनके ट्रेन करने की हमने कोशिश की है, मेरी टीम ने दूर दूर गाँवों में जाके, जो एक्चुअली सिर्फ दरख्तों के नीचे स्कूल थे। नंबर वन तो खैर उनका जज्बात अपनी जगह, लेकिन जो पढ़ाने का जो तरीका है, जिस सिलेबस को वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो सिलेबस, वो जो इंसान है, जो बच्चा है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आइंस्टाइन भी बन सकता है, व्हाई नॉट। बिल्कुल, अगर उसको सही सारी नशो नुमा के नहीं दी जाए। तो वहाँ पे क्या था कि जब हम बात करना चाहते थे तो वो कहते थे, जो पंजाबी में आपको मैं बताऊंगा, वो कहते थे ओ नहीं जी, नहीं बन सकते, इन्होंने डंडा चाहिए वो तो तद ही सही होंगे। अगर एक उस्ताद का अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये हो तो वो स्टूडेंट को कैसे सिखा सकता है? तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से मैं अब एक और चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके बात होती है उस पर। ठीक है। अच्छा सर, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो सर इसमें आपको आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? म्यूज़िक में, फिल्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की बात करते हैं, तो फिल्म में आने का शौक़ कैसे क्रिएट हुआ आपको? अच्छा, ये जो सारी चीज़ें जो है ना, ये फिल्म मेकिंग जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, इन द सेंस कि ये एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें राइटिंग एबिलिटी, आपकी फ़ोटोग्राफी की एबिलिटी, आपकी थिएट्रिकल एबिलिटी, आपकी म्यूज़िक की सेंस, आपकी लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें मिलकर फिर ये फिल्म मेकिंग के लिए एक बंदा तैयार होता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें करता हुआ आ रहा था। मैंने थिएटर भी किया, म्यूज़िक किया, लिखा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई भी। तो फिर होते एक बड़ी ट्रांजिशन बनी और फिर मैंने फिल्म मेकिंग में आया, जिसमें शुरू में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और फिर कमर्शियल्स और फिर मुख्तलिफ चीज़ें। कोई ऐसी फिल्म जो आपकी लाइफ में यादगार हो? मेरी अपनी फिल्म की बात कर रहे हैं? अपनी फिल्म या कोई और जो आपको यादगार हो? मैंने प्रोजेक्ट किया, मैं उसकी आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं जी। वो प्रोजेक्ट इस तरह से था कि वो प्रोजेक्ट जो हमारे लेट गवर्नर हैं सलमान तासीर साहब, जो उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि एक बच्चों का एक चैनल था। हमने कहा कि एक ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिसमें हम बच्चों को इंस्पायर कर सकें, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बड़ी इंटरेक्शन रहती थी। तो मैं जब लड़के लड़कियों बच्चों को जब सवाल पूछता था कि यार बड़ा इंसान कैसे बन सकते हैं, तो अक्सर का जवाब ये होता था कि सर हम बड़ा इंसान नहीं बन सकते। मैंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा जी या तो बड़ा इंसान बनने के लिए पाकिस्तान में आपका मम्मा चाचा ताया किसी ब्यूरोक्रेसी में लगा हो, या आपके पास बहुत सारे पैसे हों, तो फिर आप तो बड़ा इंसान बन सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं सी। अब मुझे ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती थी ऑफ कोर्स। तो मैंने रिसर्च करके 20 कहानियाँ निकाली उन ऐसे लोगों की जिनके बहुत हम्बल बैकग्राउंड थे, लेकिन वो अपनी लगन, हार्डवर्क, तालीम के साथ जुड़े रहने से वो आज पाकिस्तान की टॉप पोजीशंस पे हैं। तो उन 20 कहानियों में से फिर हमने नैरो डाउन करके 13 कहानियाँ निकाली और फिर हमने वो कहानियाँ बनाई और उनकी इंस्पिरेशन फिर वो टीवी पे चली। और फिर मैं आपको बताऊं उन कहानियों के बारे में, हमें टेलीविज़न स्टेशन पे पेरेंट्स के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को टीवी देखना बंद करा दिया था, लेकिन सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से हम उन्हें स्पेशली कहते हैं कि ये प्रोग्राम देखें। और वो मैं आपको एक और साथ साथ ऐड करता जाऊँ कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ने जो उन्होंने कहा कि हमें जब भी हमें, और यूनिवर्सिटीज़ ने, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स ने मुझसे जब मैं उन्हें वर्कशॉप्स कराया उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा कि हमें दे दें, क्योंकि हम जो है जब भी हमें किसी की कोई मिसाल देनी होती है तो हम किसी गोरे की मिसाल देते हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसी कोई बनी है कहानियाँ जिसमें हमारे अपने लोगों की कहानियाँ हैं और उनको इस तरह से बताया गया कि वो भी बहुत बड़े लोग हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है इसमें।
ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से बात करें तो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के बारे में क्या कुछ किया आपने? अच्छा, एक दफ़ा हम ना एक चीज़ में हम एक इसी तरह हम एक ट्रैवल कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में पूरा, जिसमें हम थिएटर और उसके थ्रू लोगों बच्चों को चीज़ें करा रहे थे। तो उसमें फिर हम जब एक दफ़ा हम बांग्लादेश गए, वहाँ पे पूरी टीम थी हमारे साथ जा रही, जिसमें पाकिस्तान से सिर्फ मैं था, उसके अलावा इंडिया से 2 लोग थे, 2 लोग नेपाल से थे उस टीम का हिस्सा, और 2 लोग बांग्लादेश से थे, इस तरह सब थे, और 2 लोग इंग्लैंड से थे। ये एक पूरी टीम थी, सेव द चिल्ड्रन की टीम थी, सेव द चिल्ड्रन यूके। ये सारी टीम ट्रैवल कर रही थी और बच्चों के लिए काम करती, उसमें मैं डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था। तो इसमें हम रिसर्च ये कर रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए बच्चे सोचते किस तरह से हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें लाई जाए कि वो उनको अट्रैक्ट भी करें और उनको फिर बड़ा इंसान भी बनाएं। तो इस पे मेरी वो फिल्म थी और वो फिर इंटरनेशनली काफ़ी चली। ठीक सर, पाकिस्तान के आजकल की जो यंग जनरेशन है, आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, म्यूज़िक के हवाले से, फिल्म के हवाले से, ड्रामों के हवाले से? अच्छा, देखें, 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि हमारी यंग जनरेशन को सबसे पहले तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत यंग लोगों के साथ काम करता हूँ और दे आर वेरी टैलेंटेड। तो मैं आप लोगों को कहूँगा, यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड। आपको किसी से अपने आप को छोटा समझने की कोशिश ना करें। आपके अंदर जो यूनिकनेस अल्लाह ताला ने दी है ना, उसके ऊपर काम करें। अब वो एक्टिंग का टैलेंट है, अब वो चाहे म्यूज़िक का टैलेंट है, चाहे बोलने का टैलेंट है, चाहे साइंसदान बनने का टैलेंट है, उस टैलेंट पे फोकस करें और फिर लेफ़्ट राइट ना भूल जाएं, सिर्फ सारा कुछ फोकस करें, डिस्ट्रैक्शंस को साइड से निकालें, हार्ड वर्क करें और साथ साथ बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ें, देखें कि वो इतने बड़े कैसे बने। और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग लगे रहे तो आप दुनिया में किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान भी उतना ही बड़ा मुल्क बन सकता है जितना कि कोई भी मुल्क है। म्यूज़िक के हवाले से बात करें तो बच्चों के हवाले से आप अपने बच्चों को कैसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और ओवरऑल बच्चों की बात करें तो आपने क्या क्या ट्रेनिंग करवाई है म्यूज़िक के हवाले से? अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स पर आता हूँ, इस तरह की चीज़ें कराता हूँ म्यूज़िक की, नंबर 1 तो ये है कि म्यूज़िक एक ऐसा मेरी वर्कशॉप का हुक होता है कि बच्चे आजकल के, आपको उस ज़बान में बात करनी है जो बच्चों की ज़बान है, जो नए लोगों की ज़बान है। तो मुझे ये म्यूज़िक का अल्लाह की मेहरबानी से एक टैलेंट है, ठीक है। तो वो मैं जब वर्कशॉप्स कराता हूँ तो उसमें ना सिर्फ वो म्यूज़िक सीखते हैं बल्कि उनकी बेसिक ग्रूमिंग भी हो जाती है साथ साथ। तो वो म्यूज़िक सीखना, वो म्यूज़िक की वर्कशॉप उनको अपने तालीम में भी उनको हेल्प करती है कि उन्होंने किस तरह से उनका दिमाग खुल जाता है कि लर्न कैसे करना होता है, रिसर्च कैसे करनी होती है, फिर अप्लाई कैसे करनी होती है। तो यही सारी चीज़ें फिर मैंने अपने बच्चों के साथ की और माशाल्लाह से वो 10-12 साल के ही थे। तो BBC ने उनको इंटरव्यू किया और उनको दे वर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट बैंड ऑफ पाकिस्तान। और अब मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में ये देखें, 10-12 साल की उम्र में वो मुश्किल चीज़ें उन्होंने वो कर ली जो बड़े बड़ों से नहीं होती, ठीक है। और इसको कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस तरह से करीबी रहें, उनके साथ फ्रेंडली, अब फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बाउंड्रियाँ क्रॉस कर दे। मैंने एक बाउंड्री लाइन भी लगाई हुई है बच्चों के लिए, लेकिन साथ साथ हम हर किस्म की बात करते हैं। एक अहम रोल होता है, एक अहम रोल होता है, ठीक है। वो फिर करते हैं ना, तो फिर अगर आप वालिदैन इस तरह से करें तो आपके बच्चे पाकिस्तान को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही एक गुर है, वालिदैन को अपने बच्चों के साथ ऐसे रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क में आप कौन कौन से काम सर अंजाम देते रहे हैं? अच्छा, अगर हम कमर्शियल्स मैंने काफ़ी ज़्यादा किए हैं, जिनमें देखिए हमारी कमर्शियल की दुनिया ये होती है प्रोडक्ट्स की कि उसमें जो पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि उनकी हीरोइंस और उनके सारे लोग जो हैं उनको देख के लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आपने देखा होगा। तो उनके साथ फिर हमने ऑब्वियसली मैंने काफ़ी ज़्यादा जो उनकी टॉप हीरोइंस हैं, अगर कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन वो उनकी टॉप हीरोइंस हैं, और मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, व्हाटएवर, उन सब के साथ मेरे कमर्शियल्स बनाए हुए हैं। तो और उसके बाद जो वहाँ का इंटरनेशनल क्रू था, जो कि हम जब बाहर जाते हैं मोस्टली हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जो कि जहाँ पे दोनों लोग आ सकें, तो वो कॉमनली दुबई को सूट किया जाता है, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे दोनों इजीली एक्सेस होता है। तो वहाँ पे सारा क्रू इंटरनेशनल होता है, तो फिर इंटरनेशनल क्रू होता है, और अगर आपको फिल्म मेकिंग आती है, आपको वो लिंगो आती है, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रू के साथ बड़ी अच्छी तरह से जेल इन हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल है।
पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, आजकल तो पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। एक ज़माने में थी 60s 70s में, और क्या इंडस्ट्री थी, क्या म्यूज़िक प्रोड्यूस किया उन्होंने, क्या फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो वो म्यूज़िक मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, वो फिल्में, वो म्यूज़िक इंडिया किसी भी लेवल पे जाके आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, टेक्निकली भी, एस्थेटिकली भी, कंसेप्चुअली भी। वो इतना अच्छा म्यूज़िक था। अब सोचना ये है कि वो ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि म्यूज़िक इटसेल्फ तो नहीं बन जाता ना, उसको कोई बनाता है। तो वो बनाने वाले लोग नहीं रहे हैं। वो लोग थे जिन्होंने म्यूज़िक पढ़ा था, जिन्होंने ना सिर्फ म्यूज़िक पढ़ा था, बल्कि वो दूसरी साइड्स पे भी उन्होंने मास्टर्स किए हुए थे एजुकेशन में, उनका और भी एक्सपोजर था, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई। फिल्म मेकर्स भी वो थे जिन्होंने गौरव से भी सीखा हुआ था, जिन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया था, तो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई। एक्टर्स भी ऐसे ही थे। तो अब ये बहुत बड़ा गैप आ गया, उसके बाद आपको पता ही है किस तरह से गैप आया। और लेकिन फिर अब अच्छी फिल्में बनना शुरू हुई हैं। लेकिन इस अच्छी फिल्मों में सिर्फ एक दो चीज़ें जो है, एक तो ये है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री में और इसमें मेजर जो फ़र्क था वो कहानी का है। वो मैसेज ओरिएंटेड कहानी होती थी, एंटरटेनमेंट भी होती थी, लेकिन उसमें मैसेज होता था जो कि कॉम को कहीं से मैसेज दे रहा था। जी। अब जो 99% बन रही हैं फिल्में, वो एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट भी वो लेवल से थोड़ा नीचे एंटरटेनमेंट को ले आए हैं। तो ये थोड़ा सा है। और फिर एक फ़िल्म की ना, एक सिनेमा की एक टेक्निक है, ठीक है। वो अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये जो फिल्में बन रही हैं ना, ये टेलीविज़न ड्रामा की टेक्निक पे बन रही हैं। इस वजह से ये इनका वो इतना, कुछ एक दो हैं जो वाकई बड़ी अच्छी हैं, वो सिनेमैटिक भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं, क्योंकि वो सारे डायरेक्टर्स और वो जो हैं वो टेलीविज़न वाले हैं, तो उन्हें फिल्म शूट उस तरह करनी नहीं आती। तो लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने शूट किया। तो ये ज़रा थोड़ा सा इस वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके और अच्छी फिल्में बनाएंगे। अच्छा सर, ड्रामास के हवाले से बात करें तो आजकल के जो ड्रामेस बन रहे हैं सारे प्यार मोहब्बत के हवाले से, एपिसोड सारी मोहब्बत उसमें कोई मैसेज हमें नज़र नहीं आता, सिर्फ मोहब्बत नज़र आती है। लास्ट में लड़की की शादी हो जाती है या क्या हो जाता है। इस हवाले से आपके क्या तासरात हैं? यार मोहब्बत एक बड़ा अच्छा मैसेज है यार। मोहब्बत नहीं होनी चाहिए हर ड्रामे में ऐसे ही है। मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है यार। बिल्कुल है, ये तो बात है। अब देखें, अब आपको ये दिखाना है कि वो मोहब्बत जो है वो कहीं वल्गैरिटी में तो नहीं कन्वर्ट हो रही। बस ये थोड़ा सा लाइन रखनी है, ठीक है। पहले की फिल्में थी, उनमें मोहब्बत दिखाई जाती थी, लेकिन उसको वल्गर नहीं किया जाता था। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, एक नेचुरल बॉन्डिंग है लड़की की और एक लड़के की। और वो क्या हमारे माशरे में होती नहीं है? होती है, बिल्कुल। अब उसको दिखाते कैसे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो मोहब्बत ज़रूर दिखानी चाहिए। मोहब्बत ने बड़ी बड़ी खूबसूरत शायरी हमें दी है, मोहब्बत ने हमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स दी हैं, मोहब्बत ने हमें बहुत खूबसूरत म्यूज़िक दिया है। क्या कुछ नहीं दिया मोहब्बत ने, लेकिन उस लाइन से ना उतरे। देखें, जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को निखारने आया है, उनको एंटरटेन भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन भाई उस लाइन से नीचे ना उतरे। ठीक है सर, आप म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक एक्सपर्ट्स, ड्रामा एक्सपर्ट्स, फिल्म एक्सपर्ट्स, सर आप, अगर मैं बात करूं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? एज एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे आप, इम्प्रूव की बात करें तो? अच्छा, एक तो ये है कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। हमारे बहुत सारे नाम हैं जो म्यूज़िक के, जो अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं। नए लड़के लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं। अब ये है कि हमें इन सारों को अपना म्यूज़िक कहीं पे दिखाना भी तो है, कहीं सुनाना भी तो है, उसके लिए जगहें कम है। एक अच्छी बात ये हुई है कि ये इंटरनेट की वजह से ये गैप कम हो गया। आप इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए जिन पे स्टेप बाय स्टेप इन सारे टैलेंटेड लोगों को बताया जाए और उनको गाइड किया जाए। तो ये आपको नाम भी देंगे, और मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी आपको दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बैकअप करने की ज़रूरत है। सर इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं?
अच्छा, रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है काशिफ स्टोरी टेलिंग सेशंस। ये एक ऐसी कहानियाँ मैं लेके आ रहा हूँ यार। ये अभी तो डिजिटल है, वेब पे यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और अगर आप देखें तो उस चैनल का नाम है 1A द यूनिवर्सल कनेक्शन। और आई थिंक अहमद हम उसका लिंक भी देंगे ताकि लोग उसको भी फॉलो कर सकें, क्योंकि और ये बड़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों के साथ गुजरा है, अब मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज तक क्या प्रॉब्लम हुई है कि हमने अपने हीरोज़ को, अपने लीडर्स को हमने सिर्फ ग्लोरीफाई किया है। हमने ये नहीं सीखा कि वो लीडर्स बने कैसे, वो क्या, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स थे जिनकी वजह से वो आज उनका इतना नाम है। तो ये काशिफ स्टोरी टेलिंग सेशन में जो ख़ास चीज़ है, जिनमें अभी अब तक मैं कर चुका हूँ कायदे आज़म जो हमारे टॉप लीडर हैं, उसके बाद अल्लामा इकबाल जो हमारे अगेन एक टॉप लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और आज हम जहाँ हैं उन्हीं की वजह से बैठे हैं। उनकी कहानियाँ मैंने इस तरह से सुनाई हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया और वो कितने सादगी से और ऑनेस्टी से और अल्लाह ताला से जुड़ के मेहनत से अपने लोगों के लिए एक वतन लेके आए। ये अगर आप उन कहानियों को देखेंगे तो ये बड़ी एक लर्निंग के लिए है। उसके साथ साथ मैंने ईदी साहब पे किया है। इतने बड़े इंसान, उस कहानी की ख़ास बात ही ये है कि वो किस किस तरह से गंदे नालों तक में चले जाते थे लोगों को मदद करने, जहाँ कोई करीब से नहीं गुजरता। इस तरह के बड़े लोग हमने प्रोड्यूस किए हैं, उन्हें ओन करें, उनकी कहानियों से सीखें। तो ये मैं अभी कहानियाँ लेके चल रहा हूँ, इसको पर इंटरनेशनली मैं लेके जाना चाहता हूँ, और फिर ये कहानियाँ ले जाके मैं अपनी वर्कशॉप में जो मैं कराता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, मैं एज ए रोल मॉडल उन सारे लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि जब आप जैसे किताब पढ़ते हैं, जब आप कोई फिल्म देखते हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आपने किताब पढ़ी तो उसमें आपने क्या सीखा, तो नहीं पता होता 90% लोगों को कि आपने सीखा क्या, या आपने कोई मूवी देखी तो क्या सीखा। तो ये जो सेशंस हैं ये इसलिए बने कि हमारी ओवरऑल कॉम को एनालिटिकल सेंस आ जाए चीज़ों की। तो ये मेरा नेक्स्ट अब जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है आजकल। अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक लगाव है, शायरी से कितना लगाव है आपको? अच्छा, शायरी जब आप अदब से लगाव है बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली, और जिस तरह अगर देखा जाए, अच्छा एक ही बात है कि यार मुझे नाम नहीं बहुत ज़्यादा याद रहते चीज़ों के। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। इकबाल सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, गालिब, इकबाल, मीर तकी मीर, बहुत सारे, ये सारे लोग हमारे पुराने, ये सारे हीरोज़। लेकिन इकबाल की जो शायरी जो मुझे लगता है उस पर हमने काम भी किया बहुत ज़्यादा, और जो उनको मुख्तलिफ दूसरों से बनाती है वो ये है कि उनकी खाली, जिसको आप कहते हैं ना सिर्फ मोहब्बत की शायरी, वो मोहब्बत की शायरी नहीं है। हाँ उसमें मोहब्बत है, लेकिन वो इंसान के अंदर वो वलवला पैदा कर देती है कि आपको अपनी यूनिकनेस नजर आनी शुरू हो जाती है। तो मुझे इसलिए इकबाल की जो शायरी है ना वो बहुत इंस्पायर करती है, और इकबाल का सारा काम, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत काम किया जिन्होंने। लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर को कैसा देखते हैं, कब से लाहौर में रह रहे हैं? शुरू से जी हम लाहौर में रह रहे हैं, और लाहौर एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है जी। लाहौर की बात मैं आपको मुख्तलिफ बताऊं कि जी लाहौरी हर एक को वेलकम करते हैं, लेकिन अब बाहर आप जाएंगे ना तो लोग आपको हाथ मिला के मिलेंगे। लाहौरी आपको जिसको आप कहते हैं ना जफ्फी डाल के मिलेगा। ये लाहौरी का एक कल्चर है कि वो बहुत क्लोज़ है, वो हमेशा से ऐसे हैं। वो लाहौरी जो है ना बड़े ओपन किस्म के लोग हैं। आप जाएँ शहरों में जाके आप किसी से भी बात करें, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से, कई दफ़ा आपको बड़े शुगल भी लगा देगा आपका। तो लेकिन क्योंकि वो उनकी बड़ी ऑनेस्टी है, बड़े सिंपल से लोग हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब लाहौर बहुत बढ़ गया है तो मुख्तलिफ हो गए हैं, हाई एंड लो एंड, लेकिन जो ख़ास एक लाहौरी है ना उसमें आपको ये मिलेगा। सुबह जाएं तो आपको बड़े मज़ेदार नाश्ते आपको मिलेंगे, दोपहर को आप जाएं तो लोग रेडियो में खड़े हुए खाने खा रहे हैं, और उन रेडियो के खाने का क्या मज़ा है जी, वो आपको रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगा लिटरली। और लोग लाइनें लगाते हैं, और इस तरह की भी जगहें हैं जहाँ पे लोग रात को 3-3 बजे जाके खड़े हो जाते हैं लाइनों में कि वो खाना उसका जब वो सुबह फजर के वक्त नाश्ता लगाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो लाहौरी खाने का वो है हमेशा से। तो जो लाहौरी हैं बड़े मज़ेदार हैं, और लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान जी सारा खूबसूरत है। पाकिस्तान की हर जगह के लोगों की अपनी एक मज़ेदारी है। अगर आप सिंध में चले जाएं, उन लोगों की अपनी एक सिंपलिसिटी है। हमने सिंध के अंदरून में भी जाके शूट किया है। उसके अलावा फिर हम इधर भी दूसरी से भावल जहाँ पे जो उनका डेजर्ट वाला एरिया है,
वहाँ पे भी हम गए हैं शूट करने। उसके अलावा हम स्कर्दू साइड पे भी गए हैं। हर लोगों की ना एक ख़ास किस्म की मेहमान नवाजी। लोग कहेंगे ना कि जी पठान बड़े मेहमान नवाज हैं और ये नहीं, ये सारे लोग मेहमान नवाज हैं। असल में हम लोग घबराते हैं एक दूसरे से तो हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे ज़रा थोड़ा सा वो बातचीत करें तो ये सब लोग इतना अच्छा आपको वेलकम करते हैं। चाहे बलूचिस्तान चले जाएं, पंजाब, सिंध एंड ये जो खैबर पख्तूनख्वा, कहीं आप चले जाएं, पाकिस्तानी लोग बहुत वेलकमिंग है जी, नो डाउट अबाउट इट। माशाल्लाह आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो ट्रैवल से क्या क्रिएटिविटी आप अपने माइंड में लाते हैं? अच्छा, ट्रैवल आपको ना बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, मैं ये आपको बड़ी एक मज़ेदार यूनिक चीज़ बताऊंगा कि जब हम बिल्कुल शुरू में थे ना, तो हमें हमारे टीचर्स थे थिएटर के और लिखने के लिए, वो हमें एक असाइनमेंट देते थे कि लोगों की ऑब्जर्वेशन आपको कैसे, आपको देख के कैरेक्टर्स को। तो मैं क्या करता था, एक जगह से एक बस स्टॉप से किसी एक वैन में बैठा और पूरा उसका वो ट्रैवल किया जहाँ तक एंड तक जाना है, और उसके बीच में जो लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आई यूज़ टू सिट एंड ऑब्जर्व देम, उनके एक्सप्रेशंस कि किस तरह का बंदा होगा, क्या होगा, इसके पीछे क्या चल रहा होगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी कहानी होती है। इससे मैंने बहुत लर्न किया, बहुत ज़्यादा लोगों को किसकी कहानियाँ लिखने में इससे बहुत लर्न किया। और फिर आप जब लाहौर से बाहर ट्रैवल करते हैं तो इन्वायरमेंट, जब हर जगह का ना एक ख़ास, एज ए म्यूज़िशियन मैं आपको बता सकता हूँ, एक ख़ास सुर होता है, एक ख़ास नोट है, वो आपको उस तरह से जोड़ता है। आप पहाड़ों में चले जाएं, वो आपको ख़ास तरह जोड़ेगा। आप सहराओं में जाएं, उनका एक ख़ास साइलेंस है, वो आपको जोड़ता है। आप शहरों में जाएं, उनकी एक ख़ास तेज़ी है जो आपको ख़ास चीज़ें बताती। तो ये तो सीखने पे है। तो आपकी एक नज़र खुली हो, आप सही उस्तादों ने आपकी नज़र खोली हो, तो आपके लिए तो हर चीज़ ही मज़ेदार होती है। काशिफ साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि नंबर 1 तो मुझे लगता है कि आप 3 चीज़ें हैं कि आप आर्ट्स, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों लोगों का, इन तीनों फील्ड्स का जब कॉम्बिनेशन आपके पास आता है ना, तो आपकी कामयाबी की डेफिनेशन, होराइज़न खुल जाता है। ठीक है, तभी आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये आप माने ना माने, थोड़ी सी भी आपके ऊपर नज़र है तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये कायनात जो है, अब तो हर एक ने मानना शुरू कर दिया, साइंस खुद कहती है कि ये जो कायनात है ना, ये खुद से खुद नहीं है, इसके पीछे एक क्रिएटर है। और मैं तो हमेशा से लोगों को कहता हूँ, ये अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई नहीं है, ये आपके और मेरे लिए बड़ी खूबसूरती से सजाई है। ये बनाने का वर्ड नहीं है, सजाने का वर्ड है यार। आप देखें तो सही, फूल, पत्ते, दरिया, खुशबू, जायके, तो ये बनाई है, ये सजाई है आपके लिए। कि कोई मेहमान आता है नहीं, जिस तरह आपके उसके लिए सजाते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए सजाई है। तो कितना रहमान और रहीम है यार, वो आर्टिस्टिकली कितना प्योर है, उसको जाने। और उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलेगी कि आपके बाकी सारे मामलात जो है वो दुरुस्त कर देगी, और यही कामयाबी है। ठीक है काशिफ साहब, जो बच्चे, जो यंगस्टर्स जो थोड़ा बहुत गा सकते हैं, म्यूज़िक से थोड़ा लगाव रखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? इन फ्यूचर वो अपने काम पे फोकस रखें, क्योंकि इन फ्यूचर उन्होंने प्लान बनाए होते हैं कि म्यूज़िक में जाना है, लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं आपने ये काम नहीं करना, वो करना, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो होता है म्यूज़िक में होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, कई दफ़ा ये होता है कि घर वालों को कई दफ़ा नहीं भी पता होता, एक्सपोजर नहीं होता कि यार ये फील्ड। एक तो मैं इन सारे घर वालों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, कि म्यूज़िक अब एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपने सही तरह से उसको पकड़ लिया तो आपको फाइनेंशियली यही डर होता है ना कि पेरेंट्स को कि यार ये म्यूज़िक में पढ़ गया तो ये ज़ाया ही ना हो, क्या करेगा बड़ा होके। तो अगर आपका बच्चा सही तरह से सीखे और फिर सही स्टेप्स के साथ लोगों के साथ जुड़ता चला जाए, तो वो नॉर्मली जो लोग साइंस आर्ट्स पढ़ते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, इस फील्ड में ग्लैमर है, सब कुछ है, शॉर्टकट कोई नहीं है म्यूज़िक में। म्यूज़िक में शॉर्टकट नहीं है। आपको नज़र आ रहा है तो फिर थोड़ा प्रॉपरली किसी उस्ताद के साथ बैठें, लर्न करें, एक हार्डवर्क करके गुजरें, फिर दुनिया खुद आपकी तारीफ़ करेगी। खुद आप अपनी तारीफ़ ना करते रहें, आप अपने आप को गेज करें, 2-4 दोस्तों में बैठें और उसके अलावा भी किसी को अपना गा के दिखाएं और देखें कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। और फिर अगर वो आपको कहें कि आपको नहीं आता तो फिर सीखें।
तो अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। और आखिर में आपका क्या पैगाम है लाहौर के लोगों के लिए, म्यूज़िक के लगाव जो रखते हैं उनके लिए और आवाम के लिए? मेरा जी आवाम से सब लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप अपनी यूनिकनेस जो आपको अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दे के पैदा किया ना, उसको ना मरने ना दें। वो अक्सर लोग ये सारी चीज़ें ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें उसको मारने के लिए पैदा हुई हैं। आपका तालीमी निज़ाम भी उसको मार रहा है, आपकी बाकी इंडस्ट्री भी उसको मार रही है, आपकी नौकरियों का सर्कल, आपकी सब चीज़ें उसको मारने के लिए बनी हैं। लेकिन आप ज़रा नज़र घुमा के देखें, जिन जिन लोगों ने उसको नहीं मरने दिया ना, उनका नाम है इस वक्त दुनिया में। स्टीव जॉब्स, मरने नहीं दिया उसने उसको। बिल गेट्स, मरने नहीं दिया। उसके अलावा आप दूसरी फील्ड्स में साइंटिस्ट में देख लें, आइंस्टाइन, उसने मरने नहीं दिया उसने। उधर से आप देखें स्टीफन हॉकिंग्स, उसने नहीं मरने दिया। आप आर्ट की दुनिया में देख लें तो वैन गो देख लें आप, उसने मरने नहीं दिया। आज तक लोग उसके काम पे, फ्रांस के पास एक ही चीज़ तो है दिखाने को, वैन गो, नहीं मरने दिया। तो इस गिफ्ट को मरने ना दें, ढूंढें उस गिफ्ट को और उससे बड़ा करें। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपकी फैमिली के लिए और आपके मुल्क के लिए भी बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। और हम उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लेजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाजरीन, आपने इंटरव्यू तो सुना, बातें तो सुनी, बहुत सारी बातें हो गई और अब हम म्यूज़िक की तरफ बढ़ने लगे हैं। सैयद काशिफ मोहसिन साहब से म्यूज़िक के बारे में जानेंगे, आप देखेंगे, आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। जी काशिफ साहब। QB Stores, जिला का सबसे बड़ा किड स्टोर. Fashionable range of baby garments, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin.